अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है एक्सेल का फार्मूला, उनकी सिंटैक्स और उनकी वर्किंग विद एग्जांपल्स। एक तो ये आपके बीएससी के प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंडली ये आपके वैसे भी एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जिनमें इंटरव्यूज़ में एक्सेल के फार्मूला पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हर फार्मूले को एक्सप्लेन किया है, उसका सिंटैक्स बताया है, और फर्दर मैंने एक एक्सेल शीट भी प्रिपेयर की है जिसमें मैं आपको साथ साथ करके भी दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि आपने किसी भी सेल का एड्रेस कैसे पिक करना होता है। तो एक्सेल के अंदर ये रूल है कि आपने पहले कॉलम नेम लिखना होता है और बाद में रो नंबर लिखना होता है। अगर आप पहले रो को देखें और बाद में कॉलम को, तो डेट इज नॉट राइट। यहाँ पे एड्रेस बार होती है जो कि आपको नजर आ रही है। अगर आपने किसी भी सेल का एड्रेस फाइंड आउट करना है, किसी भी सेल का, लेट्स सपोज जिस सेल के गिर्द ये ब्लैक बाउंड्री होती है वो सेल एक्टिव सेल होता है और आप वहां पे होते हैं उस टाइम पे, बाकी सेल्स पैसिव सेल्स होते हैं। अगर मैंने इस सेल का एड्रेस देखना है तो इसको पहले वर्टिकली देखें। वर्टिकली इट इज C एंड हॉरिजॉन्टली इट इज 10, सो इट इज बेसिकली C10। और यहाँ पे ये जो आपके पास हेडिंग है, इस हेडिंग को देने के लिए आप क्या करते हैं, हेडिंग इस तरह तो नहीं होती, आप बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा सिलेक्ट कर देती हैं। जितनी आपको ऊपर बार देनी है उनको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करते हैं, जिनसे ये तमाम सेल्स मर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे होकर एक सेल बन जाते हैं, और सेंट्रलाइज होने से डेटा की शक्ल अच्छी हो जाती है, यानी वो सेंटर्ड में आ जाता है। अब अगर आपके पास टिप क्या है कि हर जो फार्मूला है एक्सेल के अंदर वो इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी फार्मूला को लिखें और वो इक्वल साइन के बगैर लिखें। ये मस्ट है कि आपने हर फार्मूला को इक्वल साइन के साथ ही मेंशन करना होता है। नेक्स्ट आपके पास सबसे पहला फार्मूला जो है वो आपके पास सम का फार्मूला है। सम का फार्मूला कैसे है, स्टार्ट आपने कहाँ से किया, इक्वल के साइन से, आगे क्या लगाया, सम, और फिर स्टार्टिंग सेल रेफरेंस एंड एंडिंग सेल रेफरेंस। लेट डू इट। फॉर एग्जांपल आई हैव टू कैलकुलेट ऑब्टेन मार्क्स, और आपको पता है कि ऑब्टेन मार्क्स तमाम मार्क्स का मजमुआ ही होता है। सो मैंने क्या लगा दिया, इक्वल का साइन, आगे क्या लगा दिया, सम, ब्रैकेट को कर दिया शुरू। पहले आपके पास नंबर क्या है, ये पहला एड्रेस देखें, यहाँ से केमिस्ट्री के मार्क्स ऐड करने शुरू करने हैं। ये ऊपर तो टोटल मार्क्स मेंशन है, तो ये 25 है। इसका सेल देखें C और 5, क्लिक करने से भी उसने C5 दे दिया है। कॉलन, कॉलन लगाने का मकसद होता है कि कॉलन मीन रेंज, आखिरी सेल, और यहाँ पे मेरे पास आखिरी सेल क्या है, मैथमेटिक्स का, विच इज I5। सो यहाँ पे I5 खुद ब खुद आ गया, ब्रैकेट बंद की, ये किया, और ये सारा आपके पास इंटर्ड हो गया। अब बार बार फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सेल को सिलेक्ट करें, जब प्लस का साइन आए उसको ड्रैग करें, ड्रैग करके नीचे ले जाएं, और आपके पास यहाँ पे कंप्लीट एक तमाम चीज़ों का सम नज़र आ जाएगा। व्हाट शुड डू नेक्स्ट। अब आगे आपके पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर दो सेल्स के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि अगर आपने चेक करना हो कि दो सेल्स आपस में इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है कैसे चेक होता है कि अगर उनका साइन कैसे रखता है, एक दफ़ा ग्रेटर और एक दफ़ा लेस देन, फिर ग्रेटर, लेस, लेस ग्रेटर, इक्वल, लेस देन इक्वल। आगे लिखा भी हुआ है तरीका, जिन दो सेल्स को आपने कंपेयर करना है सिंपली उन दो सेल्स को लिखें, शुरू में इक्वल साइन लगाएं और दरमियान में ऑपरेटर लगा दें। नाउ नेक्स्ट इज कैनकेटिनेशन ऑपरेटर। कैनकेटिनेशन का मतलब होता है, कैनकेटिनेशन का पहले तो मतलब साइन कौन सा है, ये एंड वाला, और सेकेंडली कैनकेटिनेट दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें कि कॉलम A1 में जो टेक्स्ट है, एंड उसने स्पेस को जोड़ा है और एंड उसने B1 को जोड़ा है। मैं यहाँ पे एक कॉलम रैंडम बना लेती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, और मैं उसमें टेक्स्ट लिख लेती हूँ पास, और उसको ड्रैग कर देती हूँ ताकि सेम टेक्स्ट आ जाए। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल्स, इक्वल्स लगाने के बाद आप फार्मूला देखें कि क्या है। फार्मूले में आपके पास है कि आपने टेक्स्ट का नाम लिखना है, कॉलन का नेम, मैंने लिख लिया बिस्मा अली जो कि A5 है। A5 लगा के फिर क्या लगाती होती है, एंड का साइन, और एंड पे उसको जिसको आपने कैनकेटिनेट करना है विच इज़ L5। ये देखें, क्लिक करें तो बिस्मा अली पास इकट्ठा लिखा हुआ आ गया है। इसको कहते हैं दो चीज़ों को कैनकेटिनेट। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अली और पास के दरमियान में स्पेस आए, तो यहाँ पे एंड, और एंड के बाद आप स्पेस दे लें, डबल कोटेशन मार्क शुरू करें, थोड़ी सी स्पेस लगाएं, फिर डबल कोटेशन मार्क बंद कर दें,
स्पेस लगाएं और एंड पे फिर एंड का साइन लगाएं और क्लिक करें तो देखें बिस्मा अली पास इस तरह लिखा हुआ आ गया है। ये दोनों ये होते हैं दो कॉलम्स को जोड़ना। ये बेसिकली अगर आपने कोई किसी बंदे के नाम के साथ उसका एड्रेस जोड़ना हो, कोई कोड जोड़ना हो, तो उस सूरत हाल में आपकी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट आपके पास एवरेज का है। एवरेज आपको पता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है, इक्वल्स टू एवरेज। एवरेज के आगे आपने उन तमाम नंबर जिनकी आपने एवरेज लेनी हो, जैसे कि C2, C3, C4 जो भी कॉलम्स हैं, तो आप उनकी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 3 कॉलम्स की उसने एवरेज ली हुई है, C2, C3, C4 की। क्योंकि ये 3 है तो ऑब्वियसली ये डिवाइड भी किस पे होगा, 3 पे, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिवाइड कर देगा। तो ये आपके पास एवरेज हो गया, जो कि आपको पता है कि सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर होता है, यहाँ ऑटोमेटिकली हो जाता है। काउंट आपके पास क्या करते हैं, काउंट आपको ये काउंट करके देता है कि इस सेल से लेके इस सेल तक आपकी एंट्री इतनी है, क्योंकि साइड पे नंबरिंग कुछ और चल रही होती है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे काउंट करना चाहूँ, मुझे बताएं कि इधर से लेके कॉलन इधर तक कितना डेटा है, ठीक, यानी C6 से C16 तक कितना डेटा है, कुछ इस तरह इंटर करूँ मैं इसको, तो आप देखें ये 11 आया है, यानी 11 डेटा वहाँ पे इंटर है, यानी 11 इंट्रीज इंटर्स है। तो डेट्स हाउ मैं चेक कर सकती हूँ कि कितनी इंट्रीज है। नेक्स्ट आपके पास पावर का फंक्शन है। पावर का फंक्शन आपके पास क्या करता है, स्टार्टिंग में आप बेस लेते हैं और फिर आप आगे पावर इंटर करते हैं, इन जितनी भी आपने पावर फाइंड करनी हो। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं, जैसे कि इक्वल्स आपने लगाया पावर, आपने किसकी पावर फाइंड करनी है, इस टाइम याद के मार्क्स की, फॉर एग्जांपल G5 कॉमा, और मैं चाहती हूँ कि इसकी पावर 2 आ जाए, तो ये देखें 484 आ गई। अब सेम एज आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं और ये आपको पावर्स देती जाएंगी अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं इसको साथ साथ डिलीट कर रही हूँ ताकि मैं आपका नया ऑप्शन ऐड कर सकूँ। नेक्स्ट जो है वो अपर, लोअर एंड प्रॉपर। अपर आपके पास चीज़ों को कैपिटलाइज कर देता है, लोअर आपके पास चीज़ों को छोटा कर देता है, और प्रॉपर आपके पास को प्रॉपर शेप में देता है। जैसे कि मैंने लिखा अपर, अपर लिखने के बाद मैं बिस्मा अली के नाम करती हूँ जो कि A5 है, ठीक है, और मैंने इसको किया बंद। देखिए ये बिस्मा अली कैपिटल लिखा हुआ आ गया। अब मैं करती हूँ इक्वल्स टू लोअर, और लोअर में जाके मैं किसका नाम करती हूँ, आमना अनवर का, विच इज A6 कॉलम A एंड रो नंबर 6 ब्रैकेट बंद। ये देखिए आमना अनवर छोटा आ गया। अब ये मिसबा खिजर के नाम को गौर से देखें, ये M भी छोटा है, K भी छोटा है। हालांकि क्या होता है, अगर मैं चाहती हूँ कि पहला पहला लफ्ज बड़ा हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगी, इक्वल्स, और आगे मैं एक लफ्ज लिखूंगी प्रॉपर, और प्रॉपर लिखने के बाद मैं इसको कर दूंगी स्टार्ट, और सिंपली यहाँ पे इस कॉलम को पिक करूंगी विच इज अगेन A9 ब्रैकेट की बंद, और ये मिसबा खिजर देखें प्रॉपर लिखा हुआ आ गया, M भी बड़ा आ गया, K भी बड़ा आ गया, ठीक है। यानी पहला पहला लफ्ज अगर आप बड़ा चेक करना चाहते हैं तो प्रॉपर, इट इज अपर, ओके, इट इज लोअर एंड इट इज प्रॉपर। दैट्स हाउ ये तीनों चीजें होती हैं। मैंने इन तीनों की फार्मूलाज यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं आपको समझाने के लिए। ये लिखा हुआ है अपर्स और फिर लोअर और प्रॉपर, सेम है, सिंपल, इक्वल्स अपर, इक्वल लोअर, इक्वल प्रॉपर। नेक्स्ट आपके पास टुडे है। टुडे आपके पास उस दिन की डेट बता देता है, ठीक है, राइट। मैंने लिखा टुडे, टुडे लिखने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे उसने आपको कहा क्या कहा है कि इस फंक्शन को कॉल करने, कोई फार्मूला नहीं है, दिस इज अ एक्सेल फंक्शन। सो ऐसे और इंटर करें तो देखिए आपके पास डेट आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, इफ फंक्शन, विच इज मोस्ट वैल्यूलाइज्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। कि इफ में आपके पास क्या होता है, आपके पास डिफरेंट लॉजिकल आंसर्स आते हैं, और इफ जो है ये पेपर में आने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब आपके पास आगे कैसे होता है, इफ फर्स्ट कंडीशन, उस कंडीशन का आंसर, फिर सेकंड कंडीशन, फिर सेकंड कंडीशन का आंसर, एंड फिर सो ऑन। अब व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आप इसको अप्लाई कैसे करती हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल मेंशन किया कि अगर आपने ग्रेड्स फाइंड आउट करने हैं तो आप इस तरह लिखते हैं, इक्वल्स टू A3 मीन कॉलम, अगर वो 85 से बड़ा है तो A आए, 80 से बड़ा है तो B प्लस आए। ये आपको कौन बताता है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपने किस तरह ग्रेड्स लेने हैं। मैं यहाँ पे जो ऑब्टेन मार्क्स हैं इस पे लगा देती हूँ, मैं कहती हूँ इक्वल्स इफ, अगर तो मेरा जो कॉलम है विच इज J4, आई थिंक सो,
यस इट इज़, इसको J5 कर दें क्योंकि यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स शुरू हो रहे हैं। मैं कहती हूँ जो आपके पास J5 है इसको नीचे कॉलम पे लगाएं क्योंकि ऊपर वाला ऑब्टेन मार्क्स के टोटल मार्क्स के लिए। इफ़ अगर तो मैं क्या कहती हूँ कि आपके पास जो J6 है वो आपके पास ग्रेटर देन है और इक्वल्स देन है किसके 175 के, यानी अगर वो टोटल मार्क्स आपके पास देखें ना 176 है, किसी के मार्क्स 170 से चलें बड़े हैं तो उसका ग्रेड ए हो। आगे हम क्या लगाते हैं कॉमा, कॉमा के बाद हम क्या लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स और उसमें वो ग्रेड लिखते हैं जो कि हमने मेंशन करना है जो कि ए है यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे आगे क्या लगा दिया कॉमा और अगेन इफ की शर्त लगानी है। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट को बंद नहीं करना, मेक श्योर कि आपने ब्रैकेट को बंद नहीं करना। आगे आपने दोबारा लिखना है इफ J6, अगर तो J6 बड़ा है और इक्वल है 165 के तो अब आपको क्या शो हो जाएगा बी ग्रेड। ठीक, नेक्स्ट आगे आप इसी तरह इस फार्मूला को मेंशन करते जाएंगे जितने आपके पास वहाँ पे क्राइटेरिया हों, यानी जितने वहाँ पे आपके पास रूल्स हों। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया इफ़ अगर तो दोबारा ब्रैकेट लगाएं और मैं कहती हूँ कि जो J6 है वो ग्रेटर है और इक्वल है 160 के तो उसको क्या शो हो जाए सी। यहाँ पे लगाना है कॉमा, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में वो जो आप शो करवाना चाहते हैं पास फेल वट मैं यहाँ पे ग्रेड शो करा रही हूँ। कॉमा और एंड पे एल्स में आपने वो लिखने का अगर सारी कंडीशंस ठीक ना हो तो फिर क्या हो, तो मैं कहती हूँ अगर सारी कंडीशंस ठीक ना हो तो उसको डी ग्रेड शो हो जाए जैसे आप इफ एल्स करते हैं। अब देखिए हाउ मेनी ब्रैकेट आई हैव स्टार्टेड 1 2 एंड 3 सो क्लोज द 3 ब्रैकेट्स at once. Now we will simple press the enter key and it will show me a grade. Now drag and drop and it will automatically show all the grades according to the student marks A, B, C and remaining are RD. तो इसको आप कहते हैं इफ़ लगाना विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आपको ज़रूर आना चाहिए क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके पास पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन होता है ट्रिम का, इसके रिलेटेड भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन देखा था कि ट्रिम सेल नेम ट्रिम करें। ट्रिम का होता है कि उसको रिफाइन करके लिखना। ठीक है, तो ट्रिम आपके पास कैसे काम करता है, यानी लेट्स सपोज यहाँ पे जो बिस्मा अली का नाम है मैं इसमें 2-3 स्पेसेस दे देती हूँ, यानी मैंने इसकी शक्ल रैंडम कर दी है। अब अगर आपके पास डेटा की यूँ रैंडम शक्ल है और बजाय इसके कि आप हर डेटा को ठीक करें आप सिंपल लगाएं ट्रिम का फंक्शन और इसको करें सेलेक्ट और आप यहाँ पे इसको बंद कर दें और यूँ इंटर करें तो देखें ये ट्रिम्ड आ जाता है। ट्रिम्ड का मतलब होता है कि डेटा की रिफाइंड फॉर्म आ गई है जो कि यहाँ पे अनरिफाइंड फॉर्म थी। सही, सो ट्रिम यहाँ पे मैं दोबारा दिखा देती हूँ ट्रिम A5। और भी एक्सेल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन और फार्मूलाज होते हैं लेकिन ये आपके पास वो फंक्शंस हैं और वो फार्मूलाज हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या यही चीज़ें आपके पास बेसिकली पूछी जाती हैं। अगर आपके पास परसेंटेज आ जाए लास्ट वन इज तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली परसेंटेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे परसेंटेज के लिए इक्वल्स का साइन लगाएं। आप देखिए आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, जैसे कि मेरे ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे J5 है, उसको ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स विच आर 176, इसको करें ओके और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें, या आप ये जो टोटल मार्क्स हैं इसको बेशक खुद लिख दें तो वो ज़्यादा आसानी हो जाती है क्योंकि टोटल मार्क्स तो सेम रहते हैं ना। 176 मल्टीप्लाई बाय 100 जैसे कि सिंपल परसेंटेज निकाली जाती है ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। अब आप इसको यूँ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब स्टूडेंट की परसेंटेज निकल आएगी जो भी थी। ठीक, तो डेट्स हाउ फिर आपने एंड पे अपनी फाइल को सेव करना है। मैंने यहाँ पे Ctrl+S प्रेस किया, Ctrl+S प्रेस करके आपने जिस पीसी या डेस्कटॉप पे जाके आप जिधर भी वो आपसे फाइल को सेव करने के लिए कहे और यहाँ पे आपने फाइल का वो नाम देना है जो कि वो आपको करने के लिए कहे। जैसे कि मैं लिख देती हूँ BSc फाइल, तो वो आपको जो भी करने के लिए कहे आपने वही लिखना है। साथ में आपने पेपर में मेंशन करना है BSc5.exls क्योंकि XLS एक्सटेंशन होती है एक्सेल्स फाइल की और यहाँ से आपने सेव पे क्लिक करना है और दैट्स हाउ ये फाइल सेव हो जाएगी। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।